आज का हमारा पहला सेंटेंस है तेल डालो। तेल डाल रहे हैं हम, लेकिन थोड़ी अमाउंट में। जैसे कि हम परांठा बनाते हैं या डोसा बनाते हैं तो कितनी कम क्वांटिटी में हम तेल डालते हैं, तो इस तरह की क्वांटिटी के लिए हम बोलते हैं ड्रिजल। ड्रिजल द ऑयल, मतलब लिक्विड की थोड़ी सी अमाउंट को धीरे धीरे जब किसी चीज़ के ऊपर डाला जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रिजल। या फिर हम जब सलाद के ऊपर क्रीम डालते हैं या फिर कुकीज़ के ऊपर या ब्रेड के ऊपर कोई लिक्विड चीज़ डालते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रिजल। केक के ऊपर चॉकलेट सिरप डालो। ड्रिजल द चॉकलेट सिरप ओवर द केक। ड्रिजल द चॉकलेट सिरप ओवर द केक, मतलब हमें चॉकलेट सिरप जो कि लिक्विड है उसको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके केक के ऊपर डालना है, तो हम यूज़ कर रहे हैं ड्रिजल। बारिश जब थोड़ी थोड़ी हो रही होती है तो हम बोलते हैं ना कि बूंदा बांदी हो रही है। तो बारिश, यहाँ पानी भी लिक्विड है और ऊपर से गिर रहा है थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे ड्रिजल। हाँ, बारिश हो रही है लेकिन बूंदा बांदी है। यस इट्स रेनिंग बट इट्स ओनली अ ड्रिजल। यस इट्स रेनिंग बट इट्स ओनली अ ड्रिजल। या मैं कहूँ कि बूंदा बांदी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग। इट्स ड्रिजलिंग। अब बूंदाबांदी हो रही है लेकिन रुक रुक के हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि रुक रुक के बूंदाबांदी हो रही है, तो रुक रुक के लिए इंग्लिश में बोलते हैं ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ, पूरे दिन रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। इट हैज बीन ड्रिजलिंग ऑन एंड ऑफ ऑल डे। इट हैज बीन ड्रिजलिंग ऑन एंड ऑफ ऑल डे। चलिए ऑन एंड ऑफ से एक और सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूँ कि मुझे पूरा दिन रुक रुक के दांत में दर्द हो रहा है, आई हैव बीन हैविंग टूथ एक ऑन एंड ऑफ ऑल डे। आई हैव बीन हैविंग टूथ एक ऑन एंड ऑफ ऑल डे। दांत के दर्द को बोलते हैं टूथ एक। हैव बीन मतलब मुझे अभी तक हो रहा है, तो हम यूज़ करेंगे हैव बीन। ऑन एंड ऑफ मतलब रुक रुक कर, ऑल डे मतलब पूरा दिन। परांठे को जल्दी से पलटो। पलटने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लिप, और जल्दी से के लिए इंग्लिश में बोलेंगे क्विकली। फ्लिप द परांठा क्विकली। फ्लिप द परांठा क्विकली। खाना बनाते हुए अधिकतर हम इस लाइन का यूज़ करते हैं कि ये अब अच्छे से पक गया है, चाहे वो परांठा हो या सब्जी हो। हम ये बोलते रहते हैं कि ये चीज़ अच्छे से पक गई है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नाउ इट्स कुक्ड वेल। नाउ इट्स कुक्ड वेल। अच्छे से पकना की इंग्लिश होती है कुक वेल। कुक वेल। तो अच्छे से पकने के लिए वर्ड हो गया कुक वेल, और ज़्यादा पकने के लिए वर्ड होता है ओवर कुक। जैसे कि जब हम बोलते हैं कि सब्जी को ज़्यादा ना पकाएं, डोंट ओवर कुक द वेजिटेबल। डोंट ओवर कुक द वेजिटेबल। ओवर कुकिंग करने से आपके खाने की क्वालिटी तो कम होगी ही होगी, हो सकता है खाना जल भी जाए। जलने के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं बर्न। जैसे कि मैं अगर बोलूँ मैंने पास्ता जला दिया, आई बर्न द पास्ता। आई बर्न द पास्ता। जली हुई रोटियां मत परोसो। डोंट सर्व बर्न टोर्टियाज। डोंट सर्व बर्न टोर्टियाज। रोटी को इंग्लिश में बोलते हैं टोर्टियाज। इसकी स्पेलिंग में एल होता है पर वो साइलेंट होता है, टोर्टियाज। इसके दूसरे नाम होते हैं फ्लैट ब्रेड और यू कैन से चपातीज। तो डोंट सर्व बर्न्ट टोर्टियाज। मेरे गले में खराश है, आई हैव अ स्क्रैची थ्रोट। आई हैव अ स्क्रैची थ्रोट। गले में खराश है, इसके लिए बोलते हैं स्क्रैची थ्रोट। जब कोई व्यक्ति डर की वजह से या नर्वस होके कांप रहा होता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं शेकिंग लाइक अ लीफ, या फिर इसको बोलते हैं ट्रैम्बलिंग लाइक अ लीफ। मतलब भय से कोई कांप रहा है, नर्वस होके कोई कांप रहा है, वो पत्ते की तरह हिल रहा है। ही इज़ शेकिंग लाइक अ लीफ। ही इज़ शेकिंग लाइक अ लीफ। शेकिंग का मतलब होता है कांपना। या कभी कभी कुछ लोगों के नर्वस होने की वजह से हाथ कांपने लगते हैं, उसका हाथ पत्ते की तरह कांप रहा था। हिज हैंड वॉज ट्रैम्बलिंग लाइक अ लीफ। हिज हैंड वॉज ट्रैम्बलिंग लाइक अ लीफ। ट्रैम्बल का मतलब भी होता है कांपना। उसके होंठ कांप रहे थे, हर लिप्स वर ट्रैम्बलिंग। हर लिप्स वर ट्रैम्बलिंग। उसकी आंखों में आंसू आ गए, tears welled up in her eyes. Tears welled up in her eyes. वेल अप का मीनिंग होता है किसी लिक्विड चीज का किसी सरफेस पे अपीयर हो जाना, प्रकट हो जाना या धीरे धीरे बाहर आना, जिस तरह आंसू आते हैं।
या जिस तरह टूटे हुए या डैमेज्ड पाइप से गंदा पानी निकल के बाहर अपीयर होने लगता है तो उसको बोलते हैं वेल्ड अप। क्षतिग्रस्त पाइप से गंदा पानी बाहर निकल गया। डर्टी वाटर वेल्ड अप आउट ऑफ द डैमेज्ड पाइप। डर्टी वाटर वेल्ड अप आउट ऑफ द डैमेज्ड पाइप। किसी वस्तु को फेंकने के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रो, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से, गुस्से में या हिंसक तरीके से फेंका जाता है तो उसको बोलते हैं हर्ल। हर्ल। उसने मुझ पर कुर्सी फेंकी। ही हर्ल्ड अ चेयर एट मी। ही हर्ल्ड अ चेयर एट मी। इसका मतलब उसने गुस्से के अंदर मेरे ऊपर कुर्सी फेंकी या उसने बहुत हिंसक तरीके से मेरे ऊपर कुर्सी फेंकी। अब अगर किसी वस्तु को इस तरह उछाल कर फेंका जाए कि वो हवा में एक वक्र में चला जाए, यानी कर्व्ड होकर जाए और फिर नीचे गिरे, जैसे कि हम झील में पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर ऊपर की तरफ जाता है, कर्व्ड होकर नीचे आके गिरता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉब। हमने झील में पत्थर फेंके। वी लॉब्ड स्टोन्स इनटू द लेक। वी लॉब्ड स्टोन्स इनटू द लेक। लॉब का मतलब हमने झील में इस तरह से पत्थर फेंके, स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर और लेक का मतलब होता है झील। आपने नोटिस किया होगा जब पानी में, स्पेशली ठहरे हुए पानी में जब कोई चीज़ फेंकी जाती है तो पानी के अंदर लहरें बनती है और वो लहरें पूरे पानी के आर पार फैल जाती हैं, तो इसको बोलते हैं रिपल। रिपल। हमने जो पत्थर फेंके उससे झील में लहरें फैल गई। द स्टोन्स वी लॉब्ड caused ripples to spread across the lake. The stones we lobbed caused ripples to spread across the lake. Stones का मतलब होता है पत्थर, lob का मतलब होता है उछाल के फेंकना, caused मतलब कारण, के कारण, ripples का मतलब होता है लहरें, spread का मतलब होता है फैलना और across का मतलब होता है आर पार और lake का मतलब आप जानते हो झील। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस स्टार्टेड लॉबिंग टीयर गैस कैनिस्टर्स इनटू द क्राउड। पुलिस स्टार्टेड लॉबिंग टीयर गैस कैनिस्टर्स इनटू द क्राउड। आंसू गैस के गोले को इंग्लिश में बोलते हैं टीयर गैस कैनिस्टर। टीयर गैस कैनिस्टर। और क्राउड का मतलब होता है भीड़। कभी कभी पुराने कागज़ या बिल्स या इस तरह के जो पुराने पेपर्स होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, हम बस उनको एक नज़र देखते हैं और बड़ी ही लापरवाही से हम उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो किसी वस्तु को इस तरह से लापरवाही से फेंकने को इंग्लिश में बोलते हैं चक। उसने लेटर को पढ़ा और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। He read the letter and chucked it into the dustbin. He read the letter and chucked it into the dustbin. रेड का मतलब पढ़ा, लेटर का मतलब पत्र और डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ेदान। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सैंडविच खाने के लिए परचेज किया है और सैंडविच के अंदर मसाले के नाम पे कुछ भी नहीं है, या परांठा आपने लिया है लेकिन परांठे में मसाले के नाम पे कुछ भी नहीं है और आप सामने वाले को बताना चाहते हो या कंप्लेन करना चाहते हो कि इसमें मसाला नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टफिंग। जो अंदर भरावन होती है, भराई होती है मसाले की, उसको बोलते हैं स्टफिंग या फिलिंग। मेरे सैंडविच में फिलिंग नहीं है। माई सैंडविच डजंट हैव फिलिंग। और यू कैन से माई सैंडविच डजंट हैव स्टफिंग। माई सैंडविच डजंट हैव स्टफिंग। बहुत से पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे वन वे एंट्री होती है या पेड एंट्री होती है, जहाँ पे आप पे करके एंटर करते हो या फिर आप एक बार वहाँ जा सकते हो पे करने के बाद, तो इस तरह के जो इलेक्ट्रिक दरवाजे होते हैं, घूमने वाले दरवाजे होते हैं, जिन पे आपको अपना पास या टोकन टच करवा के वो दरवाज़ा अंदर जाने देता है, तो वो उन दरवाज़ों को बोलते हैं टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल। अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसको बोलेंगे टर्नस्टाइल इज़ नॉट वर्किंग। टर्नस्टाइल इज़ नॉट वर्किंग। टर्नस्टाइल का यूज़ आप एयरपोर्ट, किसी फैक्ट्री या कसिनो या फिर स्टेडियम या इस तरह की जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी खिड़कियों से बहुत तेज़ रोशनी आपके चेहरे पे आ रही होती है और आप सामने वाले को बोलना चाहते हो कि रोशनी बहुत तेज़ है, क्या आप पर्दा बंद कर सकते हैं? इट्स टू ब्राइट, कुड यू ड्रॉ द कर्टेंस। इट्स टू ब्राइट, कुड यू ड्रॉ द कर्टेंस। ब्राइट का मतलब होता है तेज़ और ड्रॉ द कर्टेंस का मतलब होता है पर्दा लगा दो। अगर वहाँ पर ब्लाइंड कर्टेंस लगे हुए हैं तो आप इस तरह बोल सकते हो, इट्स टू ब्राइट, कुड यू क्लोज द ब्लाइंड। इट्स टू ब्राइट, कुड यू क्लोज द ब्लाइंड।
ब्लाइंड का मतलब वैसे तो अंधा होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब है जो मॉडर्न कर्टेन्स होते हैं, जो कि कागज़, कपड़े या प्लास्टिक के टुकड़ों के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप्स के बने होते हैं, जिसको डोरी खींच के ऊपर या नीचे किया जाता है, उनको बोलते हैं ब्लाइंड कर्टेन्स। ताज़ी सब्जियां खाना सबको पसंद होता है। ताज़ी सब्जियों को बोलते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स। बट सब्जियां स्पेशली गर्मियों में बहुत जल्दी मुरझा जाती है, जैसे कि पालक। तो मुरझाने को इंग्लिश में बोलते हैं विल्ट। मैं ताज़ी सब्जियां खाना चाहता हूँ, लेकिन यह पालक मुरझा गया है। आई वॉन्ट टू ईट फ्रेश वेजिटेबल्स बट दिस स्पिनच इज़ विल्टेड। I want to eat fresh vegetables but this spinach is wilted. Wilted का मतलब होता है मुरझाया हुआ। हमारे घर का जो एंट्रेंस डोर है, मुख्य दरवाज़ा है, वो मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो बाहर की ओर खुलता है। अब बाहर अगर कोई गेस्ट खड़ा है तो उसको थोड़ा सा स्पेस देना होगा, बिकॉज वो दरवाज़ा बाहर की ओर खुलता है। सावधान रहें, यह द्वार बाहर की ओर खुलता है। Be careful, this gate opens outwards. Be careful, this gate opens outwards. जो भी चीज़ बाहर की ओर खुलती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में outwards. One more example. यह खिड़की बाहर की ओर खुलती है। This window opens outwards. This window opens outwards. तो थोड़ा अजीब है ना ये, क्योंकि हर नए व्यक्ति को आपको बार बार चेतावनी देनी होगी। यह बहुत अजीब है, यह बहुत अजीब है, इसे अंदर की ओर खुलना चाहिए। अजीब को इंग्लिश में बोलते हैं वियर्ड। दिस इज सो वियर्ड, इट शुड ओपन इनवर्ड्स। दिस इज सो वियर्ड, इट शुड ओपन इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब होता है अंदर की ओर। अगर कोई व्यक्ति बहुत अजीब है, अगर मैं कहूँ कि वो एक अजीब लड़की है, शी इज़ अ वियर्ड गर्ल, शी इज़ अ वियर्ड गर्ल। नाखून जो आगे से बहुत नुकीले होते हैं उनको शार्प नेल्स तो बोल ही सकते हैं, बट इसके अलावा इनको बोलते हैं माउंटेन पीक नेल्स। यू शुड नॉट वियर माउंटेन पीक नेल्स। आपको नुकीले नाखून नहीं रखने चाहिए। यू शुड नॉट वियर माउंटेन पीक नेल्स। नाखूनों को घिसने के लिए या शेप देने के लिए आपने एक पट्टी देखी होगी जो मेटल की बनी होती है। कभी कभी वो नेल कटर के साथ अटैच्ड होती है और वो अलग से भी मिलती है। इस नाखून घिसने को इंग्लिश में बोलते हैं नेल फाइल। नेल फाइल। मुझे नेल फाइल खरीदनी है। आई नीड टू बाई नेल फाइल। आई नीड टू बाई नेल फाइल। क्योंकि अब मेरे नाखून बहुत लंबे हो गए हैं और मुझे उनको घिस कर शेप देनी है। नाखूनों को घिस कर शेप देने को बोलते हैं फाइल नेल्स डाउन। फाइल नेल डाउन। मुझे अपने नाखून घिसने की ज़रूरत है। आई नीड टू फाइल माई नेल्स डाउन। आई नीड टू फाइल माई नेल्स डाउन। हाथों से रिलेटेड जितने भी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग नेल्स, जिसमें नेल्स को पेंट करना या उनको बेहतर दिखाना, इन सब चीज़ों को बोलते हैं मैनिक्योर। और एक व्यक्ति जो मैनिक्योर करने का काम करता है उसको बोलते हैं मैनिक्योरिस्ट। मैनिक्योरिस्ट। मीरा एक मैनिक्योरिस्ट के रूप में काम करती है। मीरा वर्क्स एज ए मैनिक्योरिस्ट। मीरा वर्क्स एज ए मैनिक्योरिस्ट। कभी कभी हमें इतनी तेज भूख लगी होती है कि बहुत कुछ खाने के बाद भी हम अपनी भूख शांत नहीं कर पाते, अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। तो इस सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं सेट। सेट। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं अपनी भूख नहीं मिटा सकता। आई एम सो हंग्री, आई कैंट सेट माई हंगर। आई एम सो हंग्री, आई कैंट सेट माई हंगर। इसी तरह कभी कभी हमें इतनी तेज प्यास लगती है कि बहुत सारा पानी पीने के बाद भी हम अपनी प्यास को बुझा नहीं पाते, और हम बोलते हैं कि मुझे इतनी प्यास लग रही है कि मैं अपनी प्यास बुझा नहीं पा रही। तो अपनी जो प्यास होती है इसको सेटिस्फाइड करना या प्यास को बुझाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेंच। मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। आई कैंट क्वेंच माई थर्स्ट। आई कैंट क्वेंच माई थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास और क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा जूस पिया। आई ड्रैंक सम जूस टू क्वेंच माई थर्स्ट। आई ड्रैंक सम जूस टू क्वेंच माई थर्स्ट। ड्रैंक ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों और पैरों को बिल्कुल ऐसे फोल्ड करके, मतलब बॉडी के बिल्कुल करीब रख के सिमट कर बैठता है या लेटता है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं कर्ल अप। कर्ल अप। आप सोफे पर क्यों सिमटे हुए हो? अगर सोफे पे कोई इस तरह से फोल्डेड पोजीशन में बैठा हुआ है तो हम उसको पूछेंगे कि आप सोफे पर क्यों सिमटे हुए हो। वाई आर यू कर्ल्ड अप ऑन काउच? वाई आर यू कर्ल्ड अप ऑन काउच? कर्ल्ड अप का मतलब होता है सिमट के बैठना और काउच का मतलब होता है सोफा।
कोई व्यक्ति सिमट के बैठा है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसके शरीर में कोई तकलीफ हो या उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो। सपोज मुझे बहुत तेज भयानक सर में दर्द हो रहा है, बिकॉज आई हैव टेरिबल माइग्रेन। बिकॉज आई हैव टेरिबल माइग्रेन, टेरिबल का मतलब होता है भयानक, और बहुत तेज सर में दर्द को बोलते हैं माइग्रेन। माइग्रेन तो हो सकता है मैं इस वजह से सिमट के बैठी हुई हूँ। सिमट कर बैठने के और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक गहरी सोच में हो, डिप्रेशन में हो, सैड मूड में हो, या फिर वो टीवी पे ऐसा कुछ देख रहा हो जो बहुत डरावना हो और वो सिमट के बैठा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, वो टीवी देखने के लिए सोफे पर दुबकी हुई थी। शी वॉज कर्ल्ड अप ऑन द सोफा वॉचिंग टीवी। शी वॉज कर्ल्ड अप ऑन सोफा फॉर वॉचिंग टीवी. So that's all for today. I hope you liked the video. If you liked the video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.